अब हमें चूफेंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि लेटर में लिख रहे होते हैं कि चूफेंग, भले ही मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ मगर मैंने हमेशा ही तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह ही माना है। तुम चाहो तो मुझे फादर मानो या ना मानो मगर मैं तुम्हें अपना बेटा हमेशा मानूंगा। अब यही लिख ही रहे होते हैं उसके फादर की, तभी बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं और उसके फादर बाहर चले जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां चूफेंग बड़े ही दुखी मन से अपने फादर की लाश को ढूंढ रहा होता है और उसके आसपास सैनिक काफी सारी डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं। अब अचानक से चूफेंग अपने फादर की लाश को ढूंढने लगता है इधर उधर और जल्द ही उसे उसके फादर की लाश मिल जाती है जहां वो तेजी से चिल्लाते हुए रोने लगता है और काफी देरों तक वहीं पर बैठा रह जाता है, जिसे देखकर सुमी उसे संतावना देने जाती है और कहती है तुम्हें इस तरह अपने आप को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं और इस तरह करने से तुम्हारे फादर को भी काफी दुख पहुंच रहा होगा। मिस सुराओ भी चूफेंग से बोलने लगती है कि अगर तुम इसी तरह रोते रहोगे तो तुम्हारे एनिमी तो यही चाहते थे कि तुम रो। वो ये देखकर इस समय हंस रहे होंगे। तुम्हें अपने आप को हानि पहुंचाने से कोई फायदा नहीं, बल्कि तुम्हें इस समय अपने आप को काफी पावरफुल बनाना होगा और उनसे बदला लेना होगा जिन्होंने तुम्हारे फादर के साथ ऐसा किया है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ चाहे वो दुनिया की कोई भी कोने में हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। अब ये बात सुनकर चूफेंग भी ऐसा ही करता है और वो तेजी से चिल्लाते हुए कहता है मैं अपने फादर का बदला जरूर लूंगा, चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। मौत का बदला मौत ही मिलेगा उन लोगों को। अब ऐसा कहकर चूफेंग बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चूफेंग 3 दिनों से बेहोशी पड़ा होता है और सुमी उसकी देखभाल कर रही होती है। अब चूफेंग को होश आ जाता है और वो जल्दी से वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर सुमी उसे रोकने लगती है मगर वो नहीं मानता। अभी वहाँ पर मिस सुराओ आ जाती है जो कि मेडिसिन ली होती है, तो वो पूछता है आखिर वो कौन लोग थे। तो मिस सूरा बोलती है पहले तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होगी, तब मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो लोग कौन है और कहाँ पर हैं। अब जल्दी से चूफेंग वो मेडिसिन ले लेता है। अब पूछता है कि आखिरकार वो लोग कौन थे, तो वो बताती है ये लोग माउंटेन में रहने वाले बैंडिट्स हैं जो लोगों को पैसे लेकर मारते हैं। अब ये बात सुनकर चूफेंग वहाँ जाने लगता है तो मिस सुराओ उसे रोकने को कहती है और कहती है कि हम लोग कल ही जाएंगे अपने सैनिकों के साथ क्योंकि उनकी तादाद इस समय बहुत ज़्यादा है। तो चूफेंग बोलता है मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता और मैं इनको कल की सुबह नहीं देखने दूंगा। अब हमें उन बैंडिट्स को दिखाया जाता है और उनका सरदार अपने साथियों को ड्रिंक्स ऑफर करते हुए कहता है ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, अब भविष्य में भी हम लोग इसी तरह का काम करेंगे। मगर तभी वहां पर चूफेंग आ जाता है, जिसे देखकर उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो चूफेंग उसकी सारी पावर खींच लेता है और उसे मार देता है, जहाँ पर बैंडिट्स का लीडर अपने सभी साथियों को उस पर अटैक करने को बोल देता है। मगर चूफेंग अपने बैरियर की पावर का इस्तेमाल करके उन सारे ही लोगों को वहीं पर खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा काफी शॉक रह जाता है। चू उससे पूछता है आखिर तुमने चू फैमिली को क्यों मारा। तो वो कहता है मैंने कौन सी चू फैमिली को मारा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चूफेंग उसे भी पकड़कर मार देता है। अब उसके सारे साथी ये सब देखकर डर जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं हमने ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया था, जिसने हमें फैमिली के लोगों को मारने को बोला था उसका लेटर लोगों के पास ही है, और वो लेटर उसे दे देता है। जहाँ पर चूफेंग उस लेटर को देखकर समझ जाता है कि ये आंग लीयून का क्रिया धराया है। अब चूफेंग उन सारे बैंडिट से बोलता है तुमने मेरे फादर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब वो लोग ये बात सुनते ही वहाँ से भागने लगते हैं, मगर चूफेंग उन्हें भी अपनी पावर से मार देता है। अब हमें रियोलिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं कर पाता, जो ये देखकर बोलता है मैं 10 सालों से यानजून लेवल पर पहुंचने के लिए कल्टीवेशन कर रहा हूं, मगर अगर मैं उस कल्टीवेशन लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। तभी वहां पर उसका एक सैनिक आ जाता है जो उससे बोलता है कि डोंगलियून के फादर को उसके यहाँ होने का पता चल गया है। अब इधर डोंगलियून को कल्टीवेशन बुक पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक लेटर पे पड़ती है, जिसे पढ़ते ही वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और वहीं हमें रियोलिन को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी से चढ़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जिसे डोंगलियून देखकर कहता है कि मेरे पास मत आना, मगर रियोलिन उसके
उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम बूढ़े हो रहे हो और तुम्हारा कोई एक बेटा भी है तो तुम्हें कैसा लगेगा। मगर डोंग लियून इससे काफ़ी गुस्सा होता है। अभी डोंग लियून को रियोलिन उसकी मदर का हेयर क्लिप दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारी मदर का हेयर क्लिप है जिसे शायद तुमने कभी नहीं देखा होगा। अब डोंग लियून गुस्से में जाकर बारजे पर बैठ जाता है, मगर रियोलिन उसके पास जाता है जहाँ डोंग लियून उससे बोलता है कि तुम मेरे फादर नहीं हो सकते, मेरे फादर जियानबू सिटी के लॉर्ड हैं। अब राओलिन उसके पास आ रहा होता है तो डोंग लियून रियोलिन को पकड़कर मारने जा रहा होता है, जहाँ पर रियोलिन बोलता है, भले ही तुम मुझे मार दो पर तुम तब भी जियानबू सिटी के मास्टर ही रहोगे, पर मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मार सकते। वो उसे छोड़ देता है, जहाँ पर रियोलिन बोलता है, मैं तुम्हें इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल आदमी बना दूंगा और आज से तुम यहाँ पर जितनी भी टेक्निक है वो सारी तुम्हारी हुई हैं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें जियानबू सिटी में डोंग लियून के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका एक सिपाही आकर उसे बताता है कि हमें लियून का पता नहीं चला है। तो ये बात सुनकर उसका फादर उस सिपाही के ऊपर एक मटका फोड़ देता है और कहता है, अगर मुझे मेरे बेटे का पता नहीं चला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली के साथ ही मार दूंगा। अब हमें चूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि उसके सैनिक को मार कर वो लेटर ले लेता और उसे पढ़ रहा होता है। अब वो पढ़ते हुए अपने स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पर वो स्पिरिट गर्ल से बातें करता है कि मुझे हीरोइक कंपटीशन में भाग लेना होगा, जहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट हैं, काफ़ी सारे हर्बल्स हैं। ये सारी चीज़ें जानकर वो स्पिरिट गर्ल बोलती है कि तुम कब जाने वाले हो, प्लीज़ तुम जल्दी से वहाँ पर चलो, मुझे उन सारे ही बीस्ट का ब्लड एसेंस दे दो। अब सीन यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।